आज मैं एक ऐसे लड़के की बात करने जा रहा हूँ जिसका जन्म 1901 में शिकागो के एक बहुत गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता के ऊपर अपने इस 5 बच्चों वाले परिवार के भरण पोषण करने की जिम्मेदारी थी और वो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तब इस लड़के को बहुत ही कम उम्र में एक न्यूज़पेपर बॉय का काम करना पड़ा ताकि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। और यह सब के बीच उसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने का भी समय नहीं मिला। इन सब डेली स्ट्रगल में उसे जब भी खाली समय मिलता तब वो अपने ड्राइंग और कार्टून बनाने के शौक को पूरा करता और धीरे धीरे उसका ये शौक उसके इंटरेस्ट में बदल गया। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि वॉल्ट डिज्नी थे। हाय, आई एम अंबुज मिश्रा और मैं आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए देखते हैं डिज्नी की कहानी जिसने इंटरटेनमेंट और एनिमेशन की दुनिया को बदल के रख दिया। वॉल्ट डिज्नी का सफर उतार चढ़ाव से भरा था। आर्ट्स और कार्टून में इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने शिकागो के मैकेनली हाई स्कूल को ज्वाइन किया। वहां उन्होंने ड्राइंग और फोटोग्राफी सीखी और स्कूल के पेपर में कंट्रीब्यूट करने वाले कार्टूनिस्ट में से एक थे। 16 साल की उम्र में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सेना को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने अपना स्कूल को बीच में ही छोड़ दिया था, पर सेना में कम उम्र होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने फ्रांस में 1 साल रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस चलाने का भी काम किया और 1919 में अपने घर वापस लौट गए। 1919 में अपने घर वापस लौटने के बाद उन्होंने कैंसास सिटी के एक कमर्शियल आर्ट स्टूडियो में प्रशिक्षक बन गए। 1920 में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने अपने भाई के साथ अपना खुद का कार्टून स्टूडियो लाफोग्राम लॉन्च किया, पर कुछ सालों बाद कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अपने पहले बिजनेस में नुकसान होने के कारण वॉल्ट डिज्नी ने अपना बैग पैक किया और केवल $40 के साथ एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने लॉस एंजलिस चल दिए, पर वहां भी वो असफल हो गए। पर इस कदम से उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने देखा कि कैलिफोर्निया में एक भी एनिमेशन स्टूडियो नहीं है और उसके बाद उन्होंने अपने भाई रॉय को कैलिफोर्निया में एनिमेशन स्टूडियो सेटअप करने के लिए राजी कर लिया। जल्द ही वॉल्ट डिज्नी को एलाइस इन कार्टून लैंड और ओस्वाल्ड द लकी रैबिट के साथ अपने क्रिएशन की पहली बड़ी सफलता मिली। ओस्वाल्ड द लकी रैबिट उनके लिए बहुत लकी था। वो एक रील एनिमेशन से स्टार बन गया था, पर वॉल्ट डिज्नी को ये बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि अब उनका ये लक खत्म होने आ रहा है। वॉल्ट डिज्नी न्यूयॉर्क अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात करने जा रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि उनके नीचे से उनके प्रोड्यूसर ने उनके एनिमेशन टीम और डिज्नी के लीगल राइट्स रख लिए हैं। लेकिन अपने प्रोड्यूसर से बदला लेने या उसके खिलाफ साजिश रचने के बजाय डिज्नी ने शुरुआत से चालू करने का फैसला लिया। 1928 में उन्होंने एक और एनिमेटेड कैरेक्टर मॉर्टाइमर माउस पर काम करना शुरू किया। उनकी वाइफ ने इसका नाम विकी रखने का सुझाव दिया था। विकी द माउस कैरेक्टर पैसे और पॉपुलैरिटी दोनों के मामले में ही एक सफलता थी। अब 1934 में डिज्नी एक फीचर एनिमेटेड फिल्म बनाना चाहते थे। लोगों ने उनके डिसीजन को बहुत क्रिटिसाइज किया और कहा एक बुरा विचार है, पर डिज्नी अपनी इस फिल्म पर काम करते रहे क्योंकि उनका मानना था इफ यू कैन ड्रीम इट देन यू कैन डू इट। और फाइनली 3 साल बाद उन्होंने अपनी इस फिल्म को बनाया। इस फिल्म को बनाते हुए उनके सारे पैसे खत्म हो गए और यहाँ तक उन्हें अपने घर को भी गिरवी रखना पड़ा। स्नो वाइट एंड 7 ड्रॉप्स एक मास्टरपीस माना जाता है। 1938 में इसे सक्सेसफुल फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था और इसने आज के $134 मिलियन के बराबर की कमाई की थी। इसके बाद डिज्नी और भी कार्टून एनिमेटेड कैरेक्टर्स गूफी, मिकी माउस, प्लूटो और कार्टून सीरीज पर काम करने लगे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में यूरोपियन और एशियन फिल्म इंडस्ट्री गायब सी हो गई और जब यूएस ने इस वॉर में प्रवेश किया तब वॉल्ट के एम्प्लॉय सेना में शामिल हो गए। इससे वॉल्ट को काफी नुकसान हुआ था और 1950s के सिंड्रेला के खत्म होने तक वॉल्ट का स्टूडियो पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया था। वॉल्ट डिज्नी हमेशा अपनी बेटियों डायने और शरॉन को लेकर एम्यूजमेंट पार्क जाया करते थे। वहाँ के अनफ्रेंडली स्टाफ और गंदगी उन्हें हमेशा परेशान करती थी। वो सोचते थे कि क्या फैमिली को घुमाने के लिए एक साफ सुथरी जगह नहीं हो सकती। समय के साथ साथ डिज्नी वर्ल्ड का एम्यूजमेंट पार्क बनाने का विजन और भी रियल और महंगा हो गया। अब उनके लिए फ्यूचर में डिज्नीलैंड बनाना एक ऑब्सेशन बन गया। डिज्नीलैंड 17 जुलाई 1955 को पहली बार ओपन हुआ और उसके खुलने के बाद उसे तुरंत सफलता मिली। डिज्नीलैंड को कुछ ही हफ्तों में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने विजिट किया और 4 साल में 15 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने विजिट किया और वो अब एक हाईली प्रॉफिटेबल बन गया था। वॉल्ट डिज्नी डिज्नीलैंड की सफलता से और भी एम्बिशियस हो गए थे और अब वो वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड पर काम करना शुरू कर दिया था। सैडली 15 दिसंबर 1966 में
वॉल्ट का लंग कैंसर की वजह से निधन हो गया और वो वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड को ओपन होता हुआ नहीं देख पाए, पर जाते जाते भी उन्होंने पूरे वर्ल्ड के बच्चों को एंटरटेनमेंट का गिफ्ट दे गए। वॉल्ट डिज्नी को अपने जीवन में बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ा और वो निराश नहीं हुए। वो अपने मेहनत के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जहां उन्हें कोई नहीं भूल सकता। हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि असफलता ही सफलता का द्वार खोलती है। होप आपको डिज्नी की ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।